आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 19वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है अदम बर्दाश्त। देखने में ये आ रहा है कि लोगों के अंदर से बर्दाश्त बहुत कम हो गई है। ख़ास तौर पर अगर हम नौजवान नस्ल की बात करें तो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं और उसके बाद लड़ने झगड़ने पर उतर आते हैं। जबकि अगर हम इस्लाम में देखते हैं तो हमें सब्र और शुक्र से काम लेने को कहा गया है। अगर कोई छोटी सी बात कह देता है तो दिल पे ले लेते हैं उस बात को और फिर उस बात का जवाब देना हम बहुत ज़रूरी समझते हैं। जबकि हर जगह जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कहीं कहीं दरगुजर से काम लेना पड़ता है, अपने दिल को बड़ा करना पड़ता है। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे माशरे में जो अदम बर्दाश्त का रुझान आ गया है, इसकी वजह क्या है, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ फ़िटनेस कंसल्टेंट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं पहले भी हमारी नशिस्त पे आ चुकी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, ख़ास तौर पे बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी महारत रखती हैं, तो आज बहुत सारे सवाल इनसे भी होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नताशा अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नताशा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सुहेल भाई, वैसे तो आप पूरे साल ही फ़िटनेस के हवाले से लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक का जब महीना आता है तो लोगों के साथ दो मसले होते हैं। एक ही होता है कि उनका जिम, ज़्यादातर लोग जिम नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिम कम जाना होता है और फिर वेट बड़ा बढ़ जाता है रमज़ान मुबारक में, क्योंकि आम दिनों में इतने पकौड़े समोसे की चीज़ें नहीं खानी होती। तो कोई तरीका है सुहेल भाई कि वेट हमारा सही रहे और हम पकौड़े समोसे भी खा लें, चाहे थोड़े ही खा लें? सबसे पहले तो मैं हर साल तकरीबन आप बुलाते हो और मैं इत्तेफाक से वेट कर रहा था कि इस दफ़ा अगर मुझे कल जाना भी है तो आप बुला लिया। तो मैं एक चीज़ इस दफ़ा मैंने एक बात करनी थी कि जिनका वेट ज़्यादा है, पहले से जो वेट कम करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर वेट एक कम होता है और एक फ़ैट भी कम करना होता है। बिल्कुल। तो जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है और शुगर नहीं है तो रोज़े से पहले करें। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, रोज़े से पहले नहीं करना, रोज़े के बाद करना, क्योंकि रोज़े के बाद आप फ़ौरन जो आप मीठा शरबत पीते हैं और पकौड़े खाते हैं, एकदम नहीं खाना चाहिए। आप खाएं सादी चीज़ें, तो मीठा ना लें फ़ौरन, क्योंकि मीठी या रैपिड एनर्जी एकदम आपको फुला देगा पेट। अच्छा, जिसका हाँ ब्लड प्रेशर लो का प्रॉब्लम या शुगर लो का प्रॉब्लम है वो ना करें। क्यों, उसकी वजह मैं बताऊं, वेट कैसे रिड्यूस होता है आपका, जो खास तौर पे तो सबसे अच्छा महीना है ये हमारा। होता ये है कि आपका नॉर्मली हमारा ब्लड में जो हमारे फैट होता है वो बर्न होता है पूरे दिन में आपके, जो आप काम करते हैं और आप खाते रहते हैं और वो यूटिलाइज होता रहता है। लेकिन जब आप इतने लंबी फास्टिंग में होते हैं, यानी आप सहरी के बाद आप अफ्तारी तक आप आ गए और वो एंड में आपको भूख भी ज़्यादा लगने लगती है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये नोट करिएगा, जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे आपकी भूख खत्म हो जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगी। आप 1.5-2 घंटे पहले एक्सरसाइज शुरू करें, आपको जो भूख लग रही है बंद ना हो जाएगी। लेकिन सुहेल भाई, फिर जहन में ये बात आती है कि अभी कुछ खाया हुआ नहीं तो वेट ही नहीं उठेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बेकार बात ये है। ऐसी देखिए, बातें नहीं, आती ये हैं। देखें, ये अल्लाह ने कुदरती निज़ाम बनाया, इंसान भूखा कई दिन जिंदा रह सकता है। कई कई जगहों पे पता चला है भाई, कहीं रह गए कई कई दिन रहे, कोई नहीं, कुछ नहीं होता इससे, चंद घंटों में कुछ नहीं। और हम माशाल्लाह से सहरी में इतना वैसे ही करके खाते हैं कि इफ्तारी तक चल जाता है। अच्छा, जब आप करते हैं तो एक अल्लाह ने निज़ाम दिया है, जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल और आपका बिल्कुल डाउन हुआ होता है, क्योंकि आपने कुछ खाया हुआ नहीं होता। जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है और जो आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगह पे फैट मौजूद है, जिसको हम स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं, वो वहाँ से यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। कहता है ठीक है, बाय माउथ नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, ब्लड उसे कंज्यूम करता है और ब्लड अपना काम शुरू करता रहता है वो। तो ये सबसे अच्छा टाइम है कि आप रोज़े से पहले जिसने भी वेट कम करना है या फैट कम करना है वो रोज़े से पहले करें। हाँ, जिसने वेट गेन करना है उनके लिए कह सकते हैं, या जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनके लिए कह सकते हैं, लेकिन ये बेकार है। आप उस वक्त पहले भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 लोग जिनका शुगर लो रहती है या ब्लड प्रेशर लो रहता है वो ना करें, वो उसके बाद करें। अच्छा सुहेल भाई, जैसे कि मैंने ही आपसे डाइट की बात की, अब देखिए हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई समोसे पकोड़े ये सब ना खाएं। भाई ये तो अब वो वाली बात हो जाएगी कि हम बोल रहे हैं लेकिन करेंगे वही। कुछ ऐसा तरीक़ेकार है, कुछ ऐसा डाइट प्लान है कि जी की सुबह सैरी कर रही, उसके बाद कुछ ऐसा बताएं कि समोसे पकोड़े भी उसमें ऐड हो जाएं? लेकिन देखिए, एक जो कहते हैं ना, नॉर्मल उसमें 1-2 खा लिया आपने, उसके साथ हाँ 2-3 खा लिए, कुछ आपने कहा समोसा खा लिया। कोशिश करें वो बाज़ार के ना हो, घर के हों, साफ़ तेल में तले हुए हों, पुराना बासी तेल ना हो आपका, ताकि वो हज़म हो जाए आपको, क्योंकि वो हज़म नहीं होते फिर। दूसरी चीज़ ये, उससे पहले आप दूसरी और चीज़ें क्या कोशिश करें, लेकिन नॉर्मली खाली उसमें पकौड़े समोसे में तलने का मसला नहीं है, वो मैदे से बना हुआ है, मैदे से की चीज़ से वैसे अवॉइड करें आप। तो
रमज़ान में तो खैर ये मना नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी है। लेकिन एक दो से तो कुछ भी नहीं होता। मतलब ये है कि आप थोड़ा बहुत खा लें, लेकिन ये नहीं जो पूरी प्लेटें भर भर के खाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद खाना भी खाते हैं, उसके बाद फिर रात को सहरी भी करते हैं और फिर पूरे दिन जो है रेस्ट भी करते रहते हैं, तो उससे जो है वेट गेन होता है। और जैसे कि सोहेल भाई ने बताया कि भाई ऐसा कोई जहन में कॉन्सेप्ट होता है ना कि वेट नहीं उठेगा या एक्सरसाइज नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। आप रोज़े से पहले करें तो बहुत अच्छा महीना जो आपका वेट कम कर सकता है। नताशा, एजुकेशनिस्ट ज़ाहिर है बहुत सारे एजुकेशनिस्ट होते हैं, कुछ बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं, आप बिल्कुल छोटी क्लासेस को, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने में कितनी प्रॉब्लम आती है? क्योंकि देखें अब वो दौर तो रानी की पहले वाली जो टीचर्स होती थी वो कमर पे 2 मुक्के मार के पढ़ा दिया करती थी, अब तो ये कॉन्सेप्ट है नहीं। तो इनकी साइकी को समझना और फिर इनको पढ़ाना कितना डिफ़िकल्ट होता है? आई थिंक डिफ़िकल्ट, मुझे लगता है हर जॉब के अंदर ही डिफ़िकल्टीज़ आपको आती हैं, बट जब आप स्टूडेंट्स की माइंड को अंडरस्टैंड करते हैं और उनके साथ मिंगल अप करते हैं, बिकॉज वी हैव दिस थिंग कॉल्ड सर्कल टाइम इन द मॉर्निंग, तो हम बच्चों के साथ बैठते हैं, उनके दिन के बारे में पूछते हैं, व्हाट दे हैव डन इन देयर वीकेंड। तो जब आप उनसे ये कनेक्शन रखते हो ना, 1-to-1 कॉन्वर्जेसन करते हो, उनके माइंड को समझते हो, उनके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हो, तो वो आपके साथ ओपन अप होते हैं एंड देन दे शेयर एवरीथिंग विद यू। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को पढ़ाना डेफिनेटली इज़ वेरी, मुझे लगता है सबसे जो मुश्किल काम है ना, एक पेरेंटिंग है, दूसरी चीज़ है बच्चों को तालीम देना। अपनी नॉलेज को किसी लाइक स्टूडेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करना, दिस इज़, मुझे लगता है दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब, एंड स्पेशली इन पाकिस्तान व्हाट आई फील कि टीचर्स को उतना हाईलाइट नहीं किया जाता जितना उनको करना चाहिए, बिकॉज़ आपकी पूरी एक जनरेशन को संवारा जाता है टीचर्स की तरफ से। तो डिफ़िकल्टी बिल्कुल होती है, बट अगेन आई सेड दैट विद एक्सपीरियंस, विद टाइम, अच्छा देखिए, हम उस चीज़ को हैंडल इन कर लेते हैं। एक क्लास होती है कि जी के 5-6 में बच्चा आ गया, 7th में आ गया, तो आपने थ्रू सिलेबस आपने उनको पढ़ा देना है, तब तक बच्चा भी बड़ा समझने लगता है बातों को। लेकिन जो बच्चे आपके पास आते हैं 4 साल, 4.5 साल, 5 साल के बच्चे, कभी कभी तो 3.5 साल के भी आते हैं, तो उन्हें ज़ाहिर है एक टैकल करने का एक अलग ही तरीका होता है। इसमें टीचर का अपना टेम्परमेंट कितना, जैसे हम कहते हैं ना, बर्दाश्त कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चे एक तो समझते नहीं है, या तो फिर दूसरा तरीका है वो अब स्कूलों में मना हो गया है और गलत भी है, तो अपने बर्दाश्त कितनी रखनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। एंड आई थिंक जब हमारे पास कैंडिडेट्स आते भी हैं फॉर द इंटरव्यू, तो उनके अंदर जो है ना, हम यही चीज़ देख रहे होते हैं कि टीचर कितना ज़्यादा इस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं, बिकॉज बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर इन देयर इमेजिनेशन, सो दे आर वो प्रेजेंट तो होते हैं क्लास में, लेकिन वो कहीं और उनका माइंड ज़्यादा होता है, वो फोकस नहीं कर रहे होते कि टीचर उनको क्या पढ़ा रही है। तो उनको समझने के लिए ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनके माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए। देन वी हैव अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ दैट वी इम्प्लीमेंट विद आवर स्टूडेंट्स, कि जिससे वो इंगेज होते हैं। वो अच्छा, हर बच्चे का उनको अंडरस्टैंड करने का ना पैरामीटर भी अलग है। जैसे कुछ बच्चे जो हैं उनके साथ हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे तो वो सही हो जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमने कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू ना उनका इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। तो ये पढ़ाई में बड़ा ये, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना कि एक बच्चा अगर आप घर में संभालें तो बड़ा मसला होता है, और सलाम इन टीचर्स को जो एक क्लास में 15-15, 20-20 छोटे बच्चे संभाल रही होती हैं, बड़ा डिफिकल्ट काम है। इसमें और भी बहुत से सवाल हैं यहाँ, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं मारवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारवी कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल शहरी, आप सुने, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या बना रही हैं जनाब आप? आज बना रहे हैं आलू पनीर गोभी। आलू पनीर गोभी, आहा, तो आलू पनीर गोभी आप कैसे तैयार कर रही हैं? इसमें हमने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड किया हुआ है, बट इसके फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा और डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 ईयर्स से डालडा ने कभी अपनी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सेहत और जायका साथ साथ। सेहत और जायका साथ साथ, ठीक है। डालडा के अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें आपने ऐड की हैं? इसमें हमने सारे वेजिटेबल्स, आलू, गोभी, पनीर और अनियंस, टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़, सॉल्ट, पेपर, सारे मसाले डाल के इसको हमने अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए पका के और ढक के इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है, और ये रेडी हो जाएगी।
बस रेडी हो जाएगी जी पक्का? बिल्कुल, कोई जी उसमें बिल्कुल। कुछ नहीं होगा और नहीं, कुछ? इसमें कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट कोई चीज़ नहीं है, ये बस जल्दी जल्दी पक जाएगी। अच्छा, ये भी आपकी अपनी बनाई हुई रेसिपी है? हाँ, सारी मेरी अपनी ही बनाई हुई आपकी बुक कब आ रही है वैसे? कोई घर में रखी हुई नहीं है मारवी नहीं, की वो कुकिंग की रेसिपीज? जैसे ही आएगी सबसे पहले मैं आपको ही दूंगी। पहला एडिशन मुझे जी, दीजिएगा, बिल्कुल। मैं भी फिर सोच रहा हूँ कुछ जी, करूँ। और बिल्कुल। ड्रिंक वैसे कौन से बनाएंगे आज आप? हम बनाएंगे पीना कोलाडा। पीना कोलाडा, तो इसका नाम पीना कोलाडा क्यों है? कुछ और नाम नहीं रखते? तो पीना जरूरी होता है कि पीना ही कोलाडा? पीना कोलाडा बस ये पीना कोलाडा ही नाम होता है, और ये ड्रिंक पाइनएप्पल्स और इन सब चीज़ों से बनता है, तो इसीलिए पीना कोलाडा। इसी वजह से ये जी, नाम बिल्कुल, होता जी, है। ये बिल्कुल। नाम आपने रखा हुआ नहीं ये है? नाम मैंने नहीं रखा हुआ है, मैंने अपनी रेसिपी क्रिएट की है, बट ये ऑलरेडी होता है, आपने मेन्यूज़ में देखा होगा रेस्टोरेंट्स के कि पीना कोलाडा होता है। तो ये वैसे इतने अलग अलग नाम क्यों रखते हैं? सिंपल कहते हैं पाइनएप्पल का जूस। अट्रैक्शन के लिए कि अच्छा। लोग जाएंगे और अट्रैक्ट होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें पियेंगे, इसीलिए और इससे फिर पैसे भी बढ़ जाते पैसे भी होंगे। बढ़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ये नाम से ना पैसे बड़े बढ़ जाते हैं नाम से। लेकिन अभी हम खाएंगे आलू गोभी और पनीर डालडा से तैयार करता बड़े ज़बरदस्त किस्म के खाने हमें यहाँ पर माशाल्लाह 19वीं सहरी आ गई और हम मारवी के हाथ से खा रहे हैं। नहीं, आप लोगों का काम है, आप लोगों की मेहनत है और बहुत सारी दुआएं शुमाइल भाई आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। आते हैं अपने मेहमानों की जानिब। सुहेल भाई, हमारे यहाँ वेट ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के जहन में। कन्फ्यूजन इस वजह से कि कुछ जिम्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों के जैसे बहुत सारे जिम्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ जो हम देखते हैं गली मोहल्लों में जिम खुल जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई ऐसा बिजनेस इसको कर रहा है, लेकिन ट्रेनर नाम पे फुकदान है, ट्रेनर्स नहीं होते हैं। अब कोई लड़का जाता है तो वो अपनी मर्ज़ी से एक्सरसाइज कर रहा होता है, फिर उसमें गलत किस्म के सो कॉल्ड उस्ताद हमें मिल जाते हैं। ये कितना नुकसानदेह है? ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं और तो अताई डॉक्टर्स हैं। अताई डॉक्टर्स हैं और कुछ लोग घर के डॉक्टर हैं, अपने तौर पे ही रेमेडीज़ करते हैं अपनी बीमारियों के, कि बुखार हो गया तो ये खा लो, नज़ला हो गया। उनको ये नहीं पता कि ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या एलर्जी है, क्या है, या केमिस्ट से पूछ लेंगे या किसी गली मोहल्ले से डॉक्टर को, वो पैसे बचाते हैं। तो ये तो हर जगह ये हम लोग का एक हम प्रॉपर नहीं जाते। और ये ज़रूर है बिल्कुल, जो छोटे छोटे जिम खुले हैं वो भी करें। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो इस वक्त अलमिया आ गया है, एक तो स्टीरॉइड्स बहुत आ गए हैं। स्टीरॉइड्स जो बहुत ये खतरनाक जितने है। जिम खुल रहे हैं, ये जिम एक्सरसाइज के लिए नहीं खुल रहे, ये एक स्टीरॉइड की एक फैक्ट्री, और ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और ये बहुत ख़तरनाक है। और इसके अंदर जिन लोगों को आप ही के, सॉरी टू से, मुख्तलिफ चैनल्स पे बिठाकर उनसे इंटरव्यू लिए जाते हैं, उनकी हिस्ट्री लें कि उन्होंने स्टीरॉइड कितना यूज़ कराते हैं, कितने लड़के यूज़ करते लेकिन हैं। सुहेल भाई, ऑन एयर आगे कोई नहीं बोलता कि नहीं, हमने on air नहीं steroid- बोलता, हाँ, on air steroids- कोई भी नहीं अब बोलता। वो बॉडी बना देते हैं, स्टीरॉइड्स की बनी हुई बॉडी नुकसानदेह होती है, ये सबको नहीं, पता है। हमें सबसे बड़े देखें, एक ज़माने में किसी आपके चैनल नहीं, किसी और चैनल ने मेरी यहाँ मेरे जिम के ऊपर एक छापा किया हिडन कैमरे से, और उन्होंने प्रोग्राम किया जी स्टीरॉइड के ऊपर। तो जब मेरे मैनेजर से पूछा तो उसने बोला जी ये ऐसे नहीं यूज़ किया जाता, और ऐसे नहीं कोई सलमान खान बन जाता। ये उन्होंने कोशिश पूरी की। फिर मैंने उन प्रोड्यूसर साहब को फ़ोन किया, मिला आप मुझे बैठाएं, बात करें मुझसे, आप हिडन कैमरे से क्यों बात कर रहे हैं, मैं सारी सच्चाई आपको बताता हूँ है क्या। असल में छोटे जिम में हम चला रहे हैं जिम, एक फिटनेस सेंटर, ठीक है। ये ऐसे ही फ़र्क है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल चला रहा है, वहाँ बड़े बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठते हैं, तो हम क्वालिफाइड ट्रेनर्स ही रखेंगे। लेकिन जो गली मोहल्ले में डॉक्टर बैठा हुआ है, वो ना उसकी कोई डिग्री चेक करेगा और वो खुद ही चलागा, क्या वल्ला जाने वो पीछे क्या डॉक्टर का उसका है। यही जिमों का हाल हुआ। वैसे एक ज़माने नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी में सवाल किया था कि हमारी MNA थी मुल्तान की, हम मेडल जीत के लाए थे वहाँ से, नेपाल से 5 मेडल जीते थे, हमने 7 मेडल बिके। तो उन्होंने बोला जी आप क्या वही अताई जिम खुले हुए हैं जी, वहाँ मेडिसिन बिक रही हैं, सप्लीमेंट बिक रहे हैं। मैं जी बिल्कुल, तो आप रोके। मेरा बीइंग अ फेडरेशन, मैं क्योंकि सेक्रेटरी भी हूँ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का, बीइंग अ फेडरेशन हम तो नहीं रोक सकते। जैसे गवर्नमेंट ने किसी भी स्कूल, हॉस्पिटल, सबको खोलने का, यहाँ तक कि केमिस्ट की दुकान खोलने का एक लाइसेंस होता है, रजिस्टर्ड होता है, आप कर दें जी। फेडरेशन जब तक NOC नहीं देगी वो जिम नहीं खुलेगा। तो हम जवाब दें हैं, तो आप हमसे ये सवाल कर ही नहीं सकते। पहले गवर्नमेंट तो करे सो। अब गवर्नमेंट ने टैक्स तो लगा दिया इस पर, सबसे बड़ी बात, एक हेल्दी एक्टिविटी है, उस पर टैक्स लगा दिया भरपूर, वो भी 13%। मकसद लोग जाएंगे वहाँ, चलें, ये भी गलत काम भी हो, लेकिन उससे सारे नहीं 10% ऐसे जाएंगे। 90% तो अपना कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा ये कमने जा रहे हैं, उस पर भी अब टैक्स लगा दिया। पहली बात ये काम गवर्नमेंट का है कि ऐसे मौके दें कि लोग हेल्थ की तरफ जाएं, ना कि वो, अब ज़ाहिर है जो जिम खोल रहा है वो किराया दे रहा है, उसका इतना बिजली का बिल दे रहा है, वो तनख्वाहें दे रहा है, तो भाई वो तो चाहेगा कि मैं किसी तरीके से पूरे करूँ। वो 2 नंबर तरीक़ों, 1 नंबर है। इसमें गवर्नमेंट को, प्राइवेट इदारों को करना होगा। अब बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर इस फील्ड में आ रहे हैं, फिटनेस
फिटनेस फील्ड में, और बड़े बड़े जिम खुल रहे हैं कराची में। आपको पता है, जैसे जब मैंने 1995 में खोला था तो पहला ही मैं था, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं अंधों में कांड़ा राजा था उस वक्त। अब तो इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, कराची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है, कई सालों से उस डिपार्टमेंट से बहुत सारे बैजेस निकल चुके हैं, कॉलेज है। अब इसमें ये डिग्री है, और दुनिया में ये 10 ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, फिटनेस इंडस्ट्रीज जो कि कमा के देती हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, और हमारे प्राइवेट इदारे तो इसमें प्राइवेट स्पॉन्सर्स तो आ रहे हैं। इस पे तो गवर्नमेंट का एक ज़ाहिर जो सोहेल भाई ने एडवाइस दी, ये बिल्कुल एक सही एडवाइस है कि भाई जैसे आप कोई जिम खोलते हैं तो आपका पहले एक टेस्ट होना चाहिए जो फेडरेशन के लोग ही लें कि भाई आया आप खोल रहे हैं, आपकी अपनी क्या इस बारे में क्वालिफिकेशन है या आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है। अब वही वाली बात है, थोड़ा पैसा आया जी जिम खोल दिया, उसमें पे सस्ते सस्ते बच्चे आपने ट्रेनर्स रख लिए, जिसकी वजह से अगर एक एंगल भी सोहेल भाई गलत होता है तो एक बड़ी इंजरीज का सामना, बहुत बड़ी इंजरी, सबसे बड़ा लोअर बैक इंजरी। फिर वो जो आपसे ना उठा बैठा जाता है, जो कि गलत एंगल से वेट उठा लिया, पता है नहीं कि आपको क्या करना है, पहले आते पहले ही दिन ही खूब एक्सरसाइज करा दी। अच्छा, बेवकूफ़ी ये है, अच्छा कुछ हमारे क्लाइंट भी होते हैं ऐसे, वो चाहते हैं कि हम जाएं तो हमारे दर्द होना चाहिए अगले दिन। नो पेन नो गेन। नहीं, नो पेन नो गेन उसके लिए जो कई सालों से एक्सरसाइज कर रहा है। अब मैंने, आपको जैसे पता है, पिछले साल मुझे कैंसर हुआ, कैंसर से मैं सर्वाइव करके आया। मैंने अभी 1 हफ्ते पहले दोबारा एक्सरसाइज 10 दिन पहले शुरू की। तो मैं चाहने को मैं जाके वही पुराने की तरह वेट उठा लूँ, या मैं मिस्टर पाकिस्तान हुआ, या मैंने बॉडी बिल्डर जब था, मैं आज से कितने साल में ना हूँ, आई एम 54, तो मैं सोचूं कि मैं उतना ही वेट उठाऊँ, मैं उठा लूँगा शायद, लेकिन मेरे वो जॉइंट अब वो नहीं है। ठीक है, अगर मैं उठा लूँगा तो महीने बाद, 2 महीने के बाद होगा कि अगर जॉइंट मेरे घिसना शुरू हो जाएंगे और प्रॉब्लम करेंगे मुझे। मैं वेट उठाना मकसद, मुझे अपनी एज को देखना है। लिहाजा जब मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, जो जाते हैं एक्सरसाइज शुरू करें कम से कम 15 दिन। मैं तो कहता हूँ खेलो कूदो, जाके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, वार्म करो हल्का सा, ताकि जिस्म आदी हो। अच्छा, नुकसान क्या है, अब आप जाके पहले दिन खूब ज़्यादा वेट उठा ले, जिस्म अकड़ जाता है, हाथ सीधे नहीं हो रहे, वो बेसिकली आपका मसल लॉक हो जाता है, वो कई महीने लॉक रहता है फिर। इसलिए पहले हम, अगर मसल का क्या मतलब है, एक फुलाते हैं, बड़ा कर रहे हैं ना, आप जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, खासतौर पर जो मसल को अपने बड़ा कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि पहले उसे स्ट्रेच करें, उसको मसल को आके उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें। वो कैसे होगी, पहले 15 डेज तक आप लाइट वेट एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ाएं, ना कि पहले दिन। अच्छा, आप ट्रेनर भी करा देते हैं, अच्छा कुछ मेंबर भी होते हैं, वो कहते हैं यार हमें कुछ का पेन ही नहीं हुआ हमें तो। अच्छा, ये दोनों तरफ ताली एक हाथ से नहीं। एक चीज़ होती है ना, नो पेन नो गेन, और सोहेल भाई ने ज़्यादा बेहतर बता दी, क्योंकि हमारे यहाँ ये वाकई में होता है, करने के बाद 3-4 दिन तक तो हम भी यूँ ही घूमते थे और समझते थे नहीं इससे हमारा मसल बन रहा है, ये गलत एक्ट वो है। अच्छा नताशा, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को एक्टिविटीज़ से बहुत कुछ लर्न करते हैं, जो स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं बच्चों के साथ, कलर डे, रेड डे, फ्रूट डे, ये वाकई में फ्रूटफुल होती है या फिर ये होता है कि माँ बाप का पैसा जा रहा है इसमें? नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बिकॉज़ बच्चों की जो पढ़ाई के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उनके थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। इसके अलावा जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो पीयर टू पीयर लर्निंग होती है। तो इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड भी यही बोलता है कि पीयर टू पीयर लर्निंग में जितना बच्चा सीखता है, लर्न करता है, बिकॉज वो जब देख रहा होता है कि उसका जो उसका जो फ्रेंड है वो किस तरह से डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, उसका पोस्चर कैसा है, वो किस तरह से एक्टिविटी को इंगेज कर रहा है, फिर उसको अप्रिसिएशन मिल रही है, उसके लिए क्लैपिंग हो रही है, तो उसके साथ वो इनकरेज होता है, एंड देन ही कम्पीट्स and he wants to do even more better than तो ये जो फिर अक्सर पेरेंट्स ये बात करते नजर आते हैं, ये फिर वो पुरानी सोच वाली बात है कि जी हमारा तो पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि अगर हमारा बच्चा मैंगो बन के जा रहा है या ऑरेंज बन के जा रहा है या फ्रॉग बन के जा रहा है तो उससे क्या फ़ायदा? उससे फ़ायदा ये है कि जब आप प्रैक्टिकली, एक चीज़ होती है जो हम बुक में पढ़ाते हैं, MANGO मैंगो, सही है, बट जब वो बच्चा उस चीज़ को फिजिकली करता है, जैसे हमारे यहाँ लैब्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स हम क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन लर्न बेटर। तो जब बच्चा वो जो लर्निंग मटेरियल है जो बुक में लिखा हुआ है इन रिटन फॉर्म, जब उसको प्रैक्टिकली करता है तो उसको अच्छी तरह लर्न करता है और वो चीज़ कभी वो भूलेगा नहीं। और फिर वो एक्सपीरियंस जब घर आके बताते कि बाबा आई डिड दिस टुडे, मैं ये बना था आज, मैंने ये किया, तो वो एक्सपीरियंस पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंजॉयबल, जॉयफुल होता है और वो बच्चा बहुत अच्छी तरह ग्रो और लर्न करता है। बिल्कुल जी, ये सवाल इस वजह बनता है कि अक्सर पेरेंट, अब वो उसमें दायरे एक पुरानी सोच वाली बात होती है, ये कहते हैं कि ये स्कूल वालों ने क्या नया नया वो निकाला हुआ है, वर्ड यूज़ करते हैं, चोचला वर्ड यूज़ ही होता है, ये निकाला हुआ है और हमारे बच्चे कभी ये बन के जा रहे हैं, कभी ये बच्चे जा रहे हैं, हमने तो पढ़ने के लिए भी था, लेकिन भाई ये भी एक पढ़ाई का प्रोसेस होता है। अब वक्त बदल चुका है, तो अब ये नई चीज़ें जो आ रही हैं, जिद्दत जिसे हम कहते हैं, ये जिद्दत है, ये पढ़ाई का एक प्रोसेस है जिस वजह से आपके बच्चे को मैंगो, ऑरेंज और फिर अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे उसका एक लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आलू पनीर गोभी बिल्कुल तैयार हो चुका है या जी, कुछ जी। और इसमें करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे कनौर का चिकन क्यूब। अपने रोज़मर्रा के खानों में चिकन का फ्लेवर देने के लिए आप यूज़ करें कनौर चिकन क्यूब्स। अच्छा, ये बड़ा फ़ायदा है कि ना, वैसे क्योंकि चिकन रोज़ बहुत से लोग रोज़ नहीं खाना चाहते, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ चिकन खाना भी एक तरीके से सही नहीं होता, तो इससे पूरा फिर टेस्ट आ जाता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप वेजिटेबल्स बना रहे हैं, बच्चों को नहीं पसंद, तो आप इसमें फ्लेवर देने के लिए कनौर चिकन क्यूब ऐड कर दें तो आपको अच्छा सा चिकन का फ्लेवर मिल जाएगा। और दाल में भी कर सकते हैं? दाल में भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो आपके घर जो मेहमान आते होंगे आप तो कनौर चिकन क्यूब्स ही खिलाती होंगी या फिर बिल्कुल। चिकन विकन भी खिला देती हैं कभी? चिकन विकन भी खिला देती हूँ, ये भी मिला के खिला देती हूँ, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है ना, टेस्ट भी अच्छा रहता है। और इसको इस तरह इसमें मिक्स कर दें। और पीना कोलाडा तैयार हो चुका है जी? जी जी, पीना कोलाडा तैयार हो चुका है। पीना कोलाडा भी तैयार हो चुका है। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी मुझे इस वक्त यहाँ पर खुशबू आ रही है। और इनके साथ रह रहा है कि थोड़ी कुकिंग जो है वो मैंने भी सीख ली है। और बिल्कुल अभी सहरी के दस्तरखान पे हम आपको बताएंगे कि कैसा टेस्ट था। मोहसिन भाई, हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारा माशरा है इसमें ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में और वैसे तो बच्चों में भी बर्दाश्त की बहुत कमी नज़र आ रही है। क्या आप समझते हैं, क्या वजह है इसकी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहरी भाई, बिल्कुल आपने जो बात फरमाई कि अदम बर्दाश्त जिसे हम कहते हैं, या हम कहते हैं बेसब्री जिसे हम कहते हैं, या टॉलरेंस का ना होना हम जिसे कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को ये शुरू से ही बताया नहीं कि अगर बच्चे ने कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो हमने फ़ौरन उसको ला के दे दी। अगर हमने कहा कि भाई मुझे ये वाले कपड़े पहनने हैं तो वो कहीं ना कहीं से कुछ करके वो ला के दे दिए। तो आज के जो बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत से माँ बाप जो जल्दबाजी करते हैं, तो वही जल्दबाजी बच्चों में आना शुरू हो जाती है। और जिसकी वजह से फिर क्या होता है, बच्चे जिस जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं जैसे हमारे माँ बाप हमारी हर ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं, वैसे हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं होता। और कुरान ने भी इंसान के बारे में, और अल्लाह ने भी, अल्लाह के रसूल ने भी इंसान के बारे में जो हुक्म दिया कि इंसान अजूला है, जल्दबाज है। और ये जल्दबाज इसलिए है कि याद रखिए कि जो काम हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि जल्दबाजी का जो काम है इसमें शैतान का दखल हो जाता है। यानी जब भी आप कोई जल्दबाजी करते हैं तो आप शैतान के साथ उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए फरमाया कि तुम सब्र इख्तियार करो, बर्दाश्त करो, और जब तुम बर्दाश्त करते हो तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी बेहतर होने चली जाती है। जैसे मिसाल तौर पे कुरान में एक जगह अल्लाह ने फरमाया कि किसी कौम पर ना हंसो, हो सकता हो तुमसे बेहतर हो। हमारा मसला ये आता है कि हम थोड़ी सी भी किसी गलती को देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, या फिर अपनी गलती बर्दाश्त नहीं होती फिर उसको तनकीद का पहलू निशान फरमा देते हैं। तो इस्लाम हमें समझा रहा होता है कि अगर आप बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर बर्दाश्त की कुव्वत लेकर आएँ और अपने बच्चों को भी यही बख्शें। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे आपने कहा कि बच्चों की ज़रूरियात को फ़ौरन पूरा कर देते हैं, ऐसा तो है, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ का दिल भी बहुत बड़ा होता है और बाप का दिल भी। अब बच्चा कुछ मांग रहा है तो हम अगर उसको नहीं देंगे तो हमें ये एक एहसास होने लगता है कि जी हमारे बच्चे में क्या एहसास कमतरी ना आ जाए कि अगर वो कोई प्ले स्टेशन या कोई बड़ी गैजेट मांग रहा है और हम उसको नहीं देंगे, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे, तो उसके अंदर एहसास कमतरी ना आ जाए, वो दूसरे बच्चों से पीछे ना रह जाए। बहुत अच्छी बात कही कि एहसास कमतरी ना जाए, लेकिन देखिए बात सुने, एहसास कमतरी का आना एक अलग पहलू है। अभी जो जैसे आपने गुफ्तगू फरमाई कि बच्चे में बर्दाश्त की कुव्वत कैसे पैदा करें। देखें, कभी कोई चीज़ दे के बर्दाश्त की कुव्वत पे जाती, कभी चीज़ ना दे के बर्दाश्त की जाती। ठीक है, आपने एक मरतबा एक चीज़ दे दी, लेकिन होता ये है कि मिसाल तौर पर अभी मैं एक बात कहूँ कि आप एक नॉर्मल मोबाइल देते हैं, कल आपको हो जाएगा मुझे आईफोन चाहिए, तो अब आईफोन भी आप दिलाएंगे, फिर उससे कहेंगे मुझे इससे अच्छा एक और आप एप्लीकेशन दिलाएँ। आपने अगर एक चीज़ दी है तो ठीक है, जिससे काम चल रहा है, लेकिन उस काम के बाद आप फ़ौरन उसकी दूसरी ख्वाहिश पूरी ना करें, बल्कि उसको कहनी बेटा ये तुम इस्तेमाल करो, इस चीज़ का इस्तेमाल सही अख्तियार करो, फिर हम तुम्हें देखते हैं कि तुम्हें क्या दिया जाता है। होता यह है कि हम बच्चे की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो काम करने शुरू कर देते हैं जिससे बच्चे के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। वो कहता है मेरा काम हो रहा है, वो रोना धोना शुरू कर देगा या फिर कोई बात शुरू कर देगा। फिर इसकी मिसाल लीजिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन में सिखाया, मैं पहले भी बयान करता कि अगर एक शख्स बच्चा मीठा खाता है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उसको मना नहीं फरमाया, अगले दिन मना फरमाया। क्यों? क्योंकि हुजूर ने पहले खुद अमल किया। इसी तरीके से माँ बाप को भी देखना होगा कि जो औलाद की तरबियत कर रहे हैं, जो औलाद को चाहते हैं कि वो बच्चा हमारी बात माने, तो सबसे पहले उनमें बैलेंस रखें। यहाँ सबसे बड़ा फुकदान बैलेंस की कमी का है। अच्छा मोहसिन भाई, अभी जो हमारे यहाँ के ख़ास तौर पे अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ तो उनमें बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह हमारे सामने ये भी है कि हमारे शहर कराची में बहुत स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात होते हैं जिस पे हुकूमत वक्त
अपना काम नहीं कर रही, अब क्या करें। जब लोग, इसकी बड़ी वजह आपके सामने जब वीडियोस आती हैं, जब ये डकैत पकड़े जाते हैं तो जो भी है उनको मार मार के लहू लहान कर देते हैं, तो उनमें ज़ाहिर बर्दाश्त रही नहीं है। वो अपनी जगह ये कहते दिखाई देते हैं कि भाई ना हमें इंसाफ मिलता है, ना हमें कुछ और चीज़ होती है, तो हम खुद ही यहाँ पर अपना फ्रस्ट्रेशन उतार लेते हैं। अच्छा, मैं एक आप हदीस सुना देता हूँ, ये आप समझ लीजिए। ये हदीस मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया, तुम में से मुसलमान कौन है? सही बुखारी से मुस्लिम की फरमाया, तुम में से मुसलमान वो है जिससे दूसरे मुसलमान, यानी कि जो अपने हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। एक बात, अब आप ठीक कह रहे हैं कि उसने चोरी की, उसने साथ तो मार देते हैं ना। हाँ, ज़्यादती की। अब आप मुझे बताएं, क्या वो मुसलमान नहीं था? ठीक है भाई, वो गुनाहगार था, मोहसिन भाई वो भी तो किसी के बच्चे को बीच में बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप फिर इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन अब ये बात आप, लेकिन आप अपने हाथ से किसी को अगर ये कर देते हैं, अगर आप जानते हैं कि आपके पास कानून है, भले आपका कानून जैसे भी, लेकिन है तो कानून इंसाफ नहीं दे रहा ना, ये तो मसला है। देखें, आपका काम क्या है? मेरा काम है बंदे को राह रास्त दिखाना, रास्ता दिखाना अल्लाह का काम है। आपने कानून के हवाले कर दिया, आपने अपना काम कर दिया, लेकिन आप खुद ही कानून ना बन गए कि हाँ यार इसकी टांगे भी काटो, इसका हाथ भी काटो, फिर तो पूरा शहर लावारिस हो जाएगा। देखिए, ये बात आपकी भी ठीक है। अब मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ बैठ के कि भाई मारना शुरू कर दो, लेकिन आवाम का ये कहना होता है कि जी ये फिर बाहर शूट कर आ जाते हैं और घूमने लगते हैं। अच्छा, इसका तरीक़ेकार क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, अवाम काज़ी वक्त को कुछ लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अवाम भी ये चाहेगी कि यार इसको सज़ा मिले, लेकिन दोनों की गलतियाँ यहाँ पे, अगर काज़ी वक्त ये काम नहीं कर रहा तो फिर दूसरे लोग इसकी वजह से गुनाहगार बन रहे हैं, क्योंकि वो अपने हाथ से वो फैसला करना शुरू कर दे रहे हैं। तो मैं दोनों को ही बात कहूँगा कि ना अपने हाथ से फैसला करें, और काज़ी वक्त अगर सुस्ती कर रहा है या ऐसा कर रहा है तो अल्लाह के यहाँ दोनों को ही पकड़ होगी। क्यों? क्योंकि आपको अल्लाह ने अभी इख्तियार नहीं दिया कि आप अपने हाथ से फैसला कर दें, क्योंकि काज़ी वक्त मौजूद था, और काज़ी वक्त को भी इख्तियार नहीं कि वो गलत फैसला करे और ऐसे लोगों को छोड़ दे जो लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती करें। बिल्कुल। देखिए जी, ये मैं यहाँ बैठ के प्रमोट नहीं कर रहा कि बिल्कुल जो मिले उसको मारना शुरू कर दें, इसको किसी तौर पे वो नहीं है, लेकिन लोगों से जब बात करो तो उनकी फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि भाई ये किसी के बच्चे को मार के चले जाते हैं और फिर बाहर आगे जो है वो घूमने लगते हैं। तो ये काजी वक्त की जिम्मेदारी बनती है, अगर वो फैसला नहीं कर रहे तो आखिरत में ज़रूर पकड़ होगी। सुहेल भाई, कुछ कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं एक्सरसाइज को लेके। कहते हैं कि जी अगर बॉडी पे कटिंग लानी है तो लाइट वेट से 50-50 रैप निकालें, और अगर बॉडी हैवी करनी है तो हैवी वेट मारें। आप बैठे में आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि जो हम 50-50 रैप लगा रहे होते हैं इससे फ़र्क पड़ता है? कोई कटिंग आती है बॉडी पे? नहीं, देखें, हमारी वही बात है ना सारी, कि ये इतनी बड़ी डिबेट है इस पे कि आप मकसद कई घंटों बैठ जाएं। आप बात ये है कि लाइट और हैवी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। लाइट क्या है और हैवी क्या है? लाइट वो कहते हैं जिससे 50 निकल जाए। लाइट वेट जो मकसद, मैं ये कोई वो नहीं बता रहा कि मेरे वालिद ने मुझे बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किताबों में लिखा है या आप नेट पे सर्च कर लें। लाइट और हैवी फॉर मसल गेनिंग बात करें ना आप, हम उस पर बात करें सर। तो लाइट वो वेट जिससे 12 रैप्स मुश्किल से निकले, वो 2 किलो है या 200 किलो है, वो मेरा लाइट वेट है। ओके। मैं 20 kg से मुश्किल से 12 रैप निकालता हूँ, बट 12 निकाल लें मैंने, वो मेरा लाइट वेट है। ये निकालते हैं 10 kg से, तो ये उनका लाइट वेट है। आप निकालते हैं 50 kg से 12 वेट रैप्स मुश्किल, तो वो आपका लाइट वेट है। हर बंदे का लाइट अपना लाइट वेट ये कैटेगराइज हो गया। 12 मैक्सिमम 15, कोई 25-30 रैपों से कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ी। हाँ, वार्म अप शुरू में तो चलो समझ में आती बात। अब हो गया हैवी का कॉन्सेप्ट। हैवी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो उड़ भी नहीं रहा, पीछे बंदा खड़ा हुआ है, लगा रहे हैं वो गधे की तरह। अगर ऐसा होता तो गधा सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर होता, ठीक है, वो रोड पे बेचारा लटक जाता है, इतना वेट उठा रहा होता है, वो जब चल रहा होता है, देखा होगा अक्सर पे लटका होता है। वेट उठाने से कोई नहीं होता, आपने उतना वेट उठाना है जिससे आपसे 6 रैप्स मुश्किल से निकले, वो आपका हैवी वेट है। वो चाहे 2 किलो है। अब ये लेडी हैं, ये उठाएंगी 2 kg से, इनके मुश्किल से 6 रैप निकले, वो इनका हैवी वेट हो गया। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये समझ लें। लाइट वेट से कटिंग आती है आप वाले स्टाइल में अगर करें? नहीं, लाइट वेट से नहीं। देखें, कट्स आते हैं आपको इंटेंस ट्रेनिंग से, रेस्ट बिटवीन सेट्स, कम से कम टाइम में ज्यादा एक्सरसाइज। हम जैसे मिसाल के तौर पे सुपर सेट कहते हैं। नहीं, सुपर सेट भी नहीं। सुपर सेट की कटिंग नहीं आती? नहीं, सुपर सेट वो आप चले जाएंगे, आपने पहले मैट्रिक करना है, इंटर करना है, फिर ग्रेजुएशन जाना है, फिर मास्टर्स पे जाना है ना। आप डायरेक्ट मास्टर्स तो नहीं करेंगे ना। आप अभी मैं आपको सुपर सेट करा दूं, आप तो गए काम से, आप तो 10 दिन तो उठना बैठना अज़ाब हो जाएगा। उस लेवल पे तो आए, पहले स्टार्टिंग तो लेंगे ना आप। आपके सबसे पहला स्टार्टिंग ये है, मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ, मैं टाइम नोट करूँ कि मैंने इसे 1 आवर में ख़त्म करता हूँ। अब सेम एक्सरसाइज, सेम वेट, सेम रैप, 12 रैप्स के साथ मैंने कल उससे 5 मिनट पहले ख़त्म करना है। करते करते उसको मैंने 35 मिनट तक ले जाना है, यानी स्पीड अप एक्सरसाइज करनी है। ओके। रेस्ट बिटवीन सेट्स कम हो जाने चाहिए, तो इंटेंसिटी बढ़ती है मसल्स में।
अब वो जो हम रेस्ट बिटवीन सेट पे एक किया, मोबाइल में लग गए, इधर गप्पे मार रहे हैं, तो ये से वॉक भी जो करते हैं, वॉक का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता, लोग वॉक कर रहे हैं, बीच में गप्पे भी चल रही हैं। वॉक 20 मिनट्स तक जो आप कंटिन्यूस वॉक करते ट्रेडमिल हैं, पे जो करते हैं, ट्रेडमिल करें या वैसे करें, वैसे ज़्यादा अच्छी है। ट्रेडमिल मजबूरी है, चश्मा मैं मजबूरी से लगाता हूँ, ठीक है, बेहतर है कि मैंने दोनों आंखों से बगैर चश्मे के, बेहतर है। तो बात ये है कि जो हम वॉक करते हैं तो वो 20 मिनट्स वो कैलोरीज बर्न होती है जो मैंने 24 आवर्स में ली, जो ये ब्लड से बर्न होती हैं। 20 मिनट से ऊपर जब हम जाते हैं, यानी हम 25 मिनट, 30 या 40 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स ऊपर नहीं जाना चाहिए नॉर्मली। जो लोग घंटों वॉक करते हैं वो भी गलत है, स्पेशली फॉर मेंस, ठीक है। तो उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती है, जो आपकी स्टोर एनर्जी है बिटवीन मसल्स एंड स्किन, जो आपके चर्बी, फैट पेट पे आगे, जो सबसे पहले आपके फैट जो हाथों पे आता है, इधर आता है, वो सबसे आखिर में आपके बैली पे जाता है, लोअर बैली पे। तो वॉक में भी लोग देखा होगा, वॉक कर रहे हैं, पेट वही है उनका। हाँ भाई आपका पेट ज़्यादा है, पेट निकलने की वजूहत अलग है, ना आपकी थाइस है, ना आर्म्स है, कुछ नहीं, सिर्फ पेट और मुंह बड़ा हो गया। भाई आपको पेट कम करना है, वेट आपको, आप वेट कम कर रहे हैं। हाँ, अब क्या हुआ, 4 इंच वेस्ट कम हो गई, 3 इंच आर्म्स भी कम हो गया, 3 इंच चेस्ट वो भी फिर- कम वो हो गया, फिर- तो रहे वही आपके पेट बाहर है। और फिर पता है ऐसा लगता है कि वो बोलना नहीं चाहिए कि ड्रग्स व्रग्स ले रहा है ना, अजीब सा हो जाता है, कुछ लोग अजीब फिर सी वो खाना करते पीना छोड़ देते हैं, वो जो ग्रे फ्रूट पीना शुरू कर देते हैं, भूखे रहना। अब जो एक नया कॉन्सेप्ट आया जी, 16 आवर्स फास्टिंग, ठीक है। रमज़ान अल्लाह ने भी, अगर ऐसा होता ना, अल्लाह कहता है पूरा साल रोज़ा रखो, सही बात। ठीक है, 1 महीना दिया है ना मैं वो। अब वो लोग महीनों, जी मैं 16 आवर फास्टिंग पे हूँ, मैं 20 घंटे की फास्टिंग पे हूँ, वेट कम करना है मुझे। अच्छा, हमें इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ना। अब देखें, उसमें मैंने जैसे बताया कि 12 रेप्स जिससे जितने वेट से निकल रहे हैं वो उसका लाइट है। अब वो होता ही है कि वो 2 kg का डंबल लेके 100 निकालते हैं। हाँ, पंप हो जाता है दिखने में उस वक्त, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो भाई ये चीज़ों को, जब आप भी जिम जाया करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें और कोशिश करें किसी प्रॉपर ट्रेनर के अंडर ट्रेनिंग आप एक्सरसाइज करें। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत खूब शुमाइल। और आपके वालिद साहब पाकिस्तान के ज़ाहिर एक असासा थे, मशहूर व मारूफ कव्वाल मकबूल साबरी। आप उनके माशाल्लाह बेटे, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और उन्हीं का ही बिल्कुल बिल्कुल मुझे बिल्कुल, हाँ मुझे बिल्कुल उसका इल्म है। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और ऐसे और बहुत सारे गोल्ड मेडल आप हासिल करें हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया। आते हैं मेहमानों की जानिब। नताशा, बात हो रही है अदम बर्दाश्त के हवाले से। अच्छा, बच्चों में भी आजकल बर्दाश्त बड़ी कम हो गई। छोटे छोटे बच्चों को ऐसा गुस्सा आता है कि लाल हो जाते हैं वो गुस्से में। अच्छा, अक्सर बच्चों के घरों में उनके पेरेंट्स गुस्सा कर रहे होते हैं, चाहे वो बच्चों पे ना कर रहे हो, आपस में एक दूसरे पे कर रहे होते हैं। तो क्या उसका रिएक्शन बच्चों पर आता है और आप लोग पहचान जाते हैं कि इनके घर में कोई ना कोई ऐसा इशू ज़रूर हो रहा है कि बच्चे में ये चेंजेस आ रही हैं? बिल्कुल ऐसा है। एक दो बार आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड कि बच्चे जो हैं वो इस तरह की लैंग्वेज कभी कभी यूज़ करते हैं क्लास में, जो कि वो वर्ड वो नहीं बोल सकता है। बिकॉज एक बच्चा है, वो किस तरह से एक ऐसा वर्ड बोले जो उसकी एज अप्रोप्रिएट ना हो। तो यूजुअली वो यही होता है कि घर का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए कहते हैं कि आप जब वालिदैन जब बात कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी बातें आप बच्चों के सामने ना करें। या आप कभी टेबल पे बैठे हुए हैं, तो टेबल जब आप बैठते हो, इफ्तारी या सहरी, ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने हमें सिखाई हैं। तो इसका जो पर्पस है वो सिर्फ आपने इफ्तार करना नहीं है, वहाँ पे आप बैठ के दुआ करो। जैसे हम इफ्तारी करते हैं तो इफ्तारी के टाइम पे ये हदीस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपकी कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। वो जो बिल्कुल एक एंडिंग टाइम होता है इफ्तारी का, तो अल्लाह इज़ देयर और वो आपकी बातों को सुन रहा। तो हम अपने जो बच्चे हैं उनको हमें ये बताना चाहिए। और माँ बाप आजकल बहुत ये अनफॉर्चुनेट बात है कि नहीं है, हमारे दीन से बहुत जो ना रुझान हट गया है, वो मोबाइल्स में लगे हुए होते हैं इफ्तारी के टाइम पे भी। तो मेरा ये सजेशन है एज ए एजुकेशनिस्ट कि हमें अपने बच्चों को उस टाइम पे ये चीज़ें सिखानी चाहिए ताकि उनको नॉलेज इनकलकेट हो कि इफ्तारी के क्या मैनर्स हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और ये आता है कि जब टीचर्स की जानिब से पेरेंट्स को कहा जाता है कि भाई आपके बच्चे में ये कुछ हम चेंजेस देख रहे हैं, बिहेवियर की ये चेंजेस देख रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं पेरेंट्स, बल्कि वो ब्लेम स्कूल पे होता है कि जी स्कूल क्या सिखा रहा है। ये उनके अपने बच्चे के लिए कितना नुकसानदेह है? बहुत ज़्यादा है, डैमेजिंग है उसकी पर्सनालिटी के लिए। बिकॉज जब टीचर मुझे लगता है कि जब टीचर पढ़ाती है बच्चे को तो दैट इज जस्ट 5 to 7 hours 6 hours अप्रॉक्स। ज़्यादा बच्चा जो है वो घर पे रहता है, आपके घरेलू माहौल, आपके जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है वो उसको ऑब्जर्व करता है। तो वालिदैन का रोल जो है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है। टीचर समथिंग
कि उसको पढ़ाने लिखाने में हेल्प करेगी, उसकी तरबियत भी करेगी, बट मेजॉरिटी जो चंक है वो मदर एंड फादर का रोल है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ ये भी देखी कि मदर जो है वो करती है, बट फादर्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं, वो नहीं करते मेजॉरिटी केस में, क्या जितना चीज़ मैंने नहीं ऑब्जर्व करते ये भी बताएं। तरबियत बच्चे की नहीं करते, दे आर यूजुअली बिजी ऑन देयर फोन्स, तो वो बच्चा जो है ना तो ज़्यादा वो जो फोन पे बिजी होते हैं वो मांगता बच्चे के लिए ही कमा रहे होते हैं। नहीं, वो कमाते तो हैं डेफिनेटली, लेकिन क्या आप करे वो बेचारा माँ मर्द। नहीं होती थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, वालिद को भी देना चाहिए, क्योंकि बच्चा बोलता है कि बस माँ है, हर चीज़ पे माँ पे डिपेंड करता है। दे बोथ, जब आप एक बच्चा रेस करते हो तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, आप नॉट लोग भी जस्ट बच्चों को सिखाया मदर्स। करें ना, आप लोग, क्योंकि छोटा जैसे, बच्चा होता है कि बेटा आपके जो अब्बू हैं वो मेहनत आपके लिए कर रही है, आप लोग सिखा दिया करें। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं ना कि फादर्स जो है ना वो ये मतलब बोला जाता है कि मदर्स को बोला जाता है कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम संभालो, आपके बच्चे, दोनों के बच्चे तो हैं। वो जब बच्चा ये कोई गलत concept हरकत बहुत करता है गलत तो माँ हमारी बोलती है society बाप पे में। जा रहा है। ये भी कॉन्सेप्ट होता हमारी है। सोसाइटी में बहुत गलत है कि जो है ना तुम्हारे बच्चे हैं, ये मैंने भी सुना है बहुत पेरेंट्स के मुंह से, आप दोनों के बच्चे हैं, आप दोनों ने मिलकर उनको रेस करके पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छे शहरी आपने उनको जनरेट करना है। हाँ, तो ये वालदा की तरफ से भी होता है कि जब बच्चा कोई ऐसी हरकत करता है तो थोड़ी मायूब सी होती है, तो कहती है बिल्कुल बाप पे जा रहा है, ऐसा ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसे शरी, है। अब एक आप ये बात देखो, हमारे Blame game बहुत बचपन ज़्यादा हो में जाता है। हमारे बचपन में हम बाप से सब बहुत डरते थे। वो अब्बू आ गए, बा आ गए, वो एक कहीं हवा ना होते कहीं थे। खौफ वो आज आज भी के रहता दौर है। में उल्टा हो गया है कि माँ से डरते बाप के दोस्त थे बच्चे। देखा आपने, नोट हाँ, की ये बात होता है, ये होता क्यों है, जरा समझ में आई आपकी बात? क्योंकि हम लोग, सोचें, हाँ, हम लोग नहीं, ज़्यादा friendly पहले रहते हैं। बाप जो होता था ना वो कमाता था, माँ बोलती थी, समझाती थी कि करता है, वो रिस्पेक्ट करती थी। अब वो दिन भर देखता है कि वो एक औरत है घर में जो बाप की भी ऐसी कम सही तैसी ऐसी- करके रखती है, हाँ। तो यही है भाई, इसी से डरो। तो बच्चा माँ से डरता है, बाप यही का है सब दोस्त है। कुछ। आज के दौर में बाप से दोस्ती है और माँ से डरता है। पहले हमारे दौर में उल्टा था, अब वाले जिस कमरे में बैठे हम जा नहीं सकते थे, जान निकलती थी हमारी। आज हमारे ही बच्चे हमारे यार करके तो बात करते हैं, अब्बा यार नहीं करके, करो यार। और डरते नहीं है। कभी ऐसा फील होने लगता है हम कौन है भाई, बच्चे डर ही नहीं रहे हमसे, हमें सीरियस ही नहीं ले रहे हैं बच्चे। तो ये भी होता है, ब्लेम गेम चलता है। वो बात अपनी जगह सही कह रही थी, लेकिन ये एक दूसरे पे ही चल रहा होता है। तुम्हारे बच्चे, जब कोई बुरा काम हो जाए तो माँ बोलती है तुम्हारे बच्चे, फिर वो होता है तो तुम्हारे बच्चे, तो ये ब्लेम गेम चल रहा होता है, नहीं चलाना चाहिए। बारह नताशा की बात अपनी जगह ठीक है कि दोनों को मिलके जो है वो करना चाहिए बच्चों के साथ, और बच्चे जो हैं वो आप दोनों के हैं, और अगर अच्छा करेंगे तो फिर वो मुल्क के लिए भी नाम रोशन करेंगे। अब वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है, और जो मारवी ने आलू पनीर और क्या था मारवी, गोभी बनाई थी, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और अभी सारे मेहमानों ने भी खाई है, उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे दो नन्हे मेहमान मौजूद हैं, और ये तो पता नहीं किससे नाराज़ आए। अभी हम इनसे बात करते हैं, शायद नाराज़गी दूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है आपका? आलियान। आलियान, अरे वाह, शुक्र है बोले। अच्छा आलियान, कौन सी क्लास में आप, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? केजी। केजी में पढ़ते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके स्कूल में आपकी सबसे फेवरेट टीचर कौन है? आंटी जहरा। आंटी जहरा। अच्छा, आंटी जहरा क्यों अच्छी लगती हैं आपको? टॉफीज देती हैं, फिर अच्छी क्यों लगती हैं? अच्छा ये बराबर में कौन बैठी हुई है आपके, ये कौन है आपकी बहन है? अच्छा ये कितना तंग करती है? मैंने सुना है घर में बहुत तंग करती हैं आपको। करती हैं तंग? थोड़ा सा। क्या तंग करती हैं वैसे? खेलने नहीं देती। ओह, खेलने नहीं देती, बड़ा मसला होता है भाई, ना खेलने दे। और आपको अपने घर में सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है? मेरी मम्मा। मम्मा अच्छी लगती है? तो मुझे तो किसी ने बताया आपकी मम्मा आपकी पिटाई लगाती हैं। लगाती है ना? किस बात पे लगाती है मम्मा पिटाई? जब मैं गंदी बात करता जब मैं गंदी बात करता हूँ, वहाँ से बहन सारी वो जो है ना वो उनको ट्रांसलेट भी कर रही है। और जो नाना नानी उनमें से ज़्यादा अच्छा कौन है? मेरी नानी। नानी अच्छी है? मैंने सुना आपकी नानी बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाती हैं। हैं? क्या चीज़ अच्छी पकाती हैं? नैंक। क्या? नैंक। अच्छा जी। अच्छा आपका नाम क्या है, अब आप बताएं जी, क्या नाम? मनाल। मनाल कौन सी क्लास में आप? ग्रेड 2। ग्रेड 2 में आ गई। आपकी फेवरेट टीचर कौन है? आंटी कोमल। आंटी कोमल। अब तो वैसे दौर आ गया ना, आंटी कहते हैं, हमारे दौर में टीचर कहते थे। अच्छा आंटी कोमल क्यों अच्छी हैं? जो मुझे वो अच्छी लगती है। बस ऐसी अच्छी लगती हैं? हाथ पे स्टार बना देती हैं, गाल पे स्टार बना देती हैं, इस वजह से? नहीं, नहीं। अच्छा ये बताएं कि घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? सब।
नहीं सब तो ये तो आपने बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना वो सियासतदानों वाला जवाब दिया है, किसी एक का बताना पड़ता है। मम्मा मम्मा अच्छी लगती है, बाबा नहीं? बाबा 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 बाबा, उन्होंने कहा उसने मम्मा कह दिया है, फिर घर जाना है तो एक बाबा कह दे एक मम्मा कह दे, बैलेंस हो जाएगा। और नाना नानी में से कौन अच्छा लगता है? दोनों नहीं एक का बताना, उसमें एक का बता, नहीं एक का बताएंगी तो गिफ्ट मिलेगा, हैं? किसी एक का बता दे, बता दे, कुछ नहीं होता, जल्दी बता दे, जल्दी जल्दी। पता नहीं पता नहीं है। अच्छा, और आपकी 2 खालाएं ना, उनमें से कौन अच्छा लगता है? हानी क्यों? वो लेकर आई हैं आपको यहाँ पे इस वजह से? कि वो हमें जम्बो जम लेकर गई थी। जंबो जम लेकर गई थी और वहां पर आपने उन्हें चोट भी लगा दी थी, ऐसा ही है? ऐसा ही है। बहरहाल जी, ये बच्चे आते हैं ना तो बड़ा हमें मज़ा भी आता है क्योंकि बहुत सारी बचपन की बातें होती हैं। आपके लिए ये एहसानुल कलाम की जानिब से गिफ्ट हैं और क्विज़ की जानिब से गिफ्ट हैं, ये आपके साथ जाएंगे, ठीक है? तो जाते वक्त आप लोग लेके जाइएगा और बाकी आप सैरी करें। सोहेल भाई आप बताएं कैसी लगी डिश जो मारवी ने बनाई थी? बहुत अच्छी थी। मैंने इसलिए पूछा मैं कि ये घर की बनी हुई है और खास तौर गोभी आलू, क्योंकि उसमें मिर्चें नहीं थी और टेस्ट था। तो वैसे आप हैं फूडी सोहेल भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप तो फिटनेस का ख्याल रखते होंगे, तो आप कहाँ? नहीं मैं खाता बहुत हूँ। फिटनेस का मतलब भूखा रहना नहीं है भाई। तो आप तो जितना अभी 54 प्लस रह के भी बैठा हुआ हूँ, तो इसी बर्न वजह आउट से कर खाने लेते का हैं, जितना शौक खाते हो बर्न आउट हो है। जाए। नहीं, खाना क्या है ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो बनाया ये खा सकते हैं हम? बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए मैंने क्या कहा, खाने में मिर्चें हैं, मसाले हैं, ऑयल है और फिर टेस्ट है, तो क्या टेस्ट है? असल तो टेस्ट उसका हुआ। बात है मसाले ना हो, मिर्चें ना हो, फिर टेस्ट हो। ये तो बात अब ये जैसे मैंने खाया इसमें मिर्च नहीं थी, मिर्चें लेकिन नहीं है, तो टेस्ट ये बनाती भी ऐसे अच्छा है सोहेल भाई, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। बनाती हैं। आपने कहा अच्छा खाना, हाँ खाना बनाती है। मोहसिन भाई आपको कैसा लगा? बिल्कुल मैंने बात की बिल्कुल कि इसमें ज़्यादा तेल नहीं है, मिर्चें नहीं है, फिर भी टेस्ट आ रहा है। आमतौर पे गोभी में ऐसा टेस्ट होता नहीं है जो गोभी बात इतने आती शौक है। से लोग और लोग खाते भी नहीं, लेकिन मैंने जब 2-4 मरतबा लिया इसको क्योंकि इसमें टेस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त था। नताशा आप बताएं। मुझे पीना कोलाडा बहुत अच्छा लगा। पीना कोलाडा तो आप वैसे करती हैं कुकिंग नताशा? बिल्कुल करती हूँ, पक्की बात है? बिल्कुल करती हूँ। या आपको आपने लगता है एक कि पॉज मार के बोल दिया कि चलें जी बोल दो कौन चेक कर रहा है घर जाके? मैं करती हूँ, आप मेरी खाला से पूछ सकते हैं। तो पक्की बातें करती हैं। क्या चीज़ अच्छी बना लेती हैं बताएं? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती अभी मैं बिरयानी की रेसिपी अगर पूछूं, शेफ भी बैठी हुई है, देख ले, मैं हूँ। पूछ हाँ, लूँगा। बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। चले बनाती होंगी जी। मारवी आपकी पीना कोलाडा और सब्जी दोनों की बड़ी तारीफ हुई है, Thank बहुत you अच्छी so बात है। much, तो thank आप you में so खाना much. बनाते वक्त बर्दाश्त रहती है या कोई आगे बार बार पूछे कब बनेगा तो आप नहीं, उससे मैं बना बहुत दिए? क्विक कुकिंग कर लेती हूँ। तो कोई कभी ऐसे नहीं करता आगे पूछ रहा हो बार बार, बच्चे आगे कभी कपड़े खींच रहे हो कब बनेगा कब बनेगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। लोग कहते हैं बहुत जल्दी बना लिया है। वैसे आप में है बर्दाश्त है? बर्दाश्त बहुत या कम है, मतलब ये short है temper हैं कि आप? शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ मैं। हाँ, वाह शॉर्ट टेम्पर है ये। अच्छा, ये वैसे जो हमारा सेगमेंट होता है ना, इसमें हम थोड़ा सा मेहमानों से बचपन भी जानते हैं। सुहेल भाई कैसा था आपका बचपन, कितने शैतान थे आप? बिल्कुल भी नहीं। यार क्योंकि सुहेल अब भाई मैंने जो भी कहा- आता है वो यही कहता है शैतान नहीं था, लग रहा है मैं ही शैतान बचा नहीं था। नहीं, शैतानी से मुराद हमारे वक्त में हम दूसरा, मैं तो अभी बताता हूँ कि हम नाजमा 4 नंबर में रहते थे। वहाँ एक घर था, वहाँ पर मशहूर था असर है। हाँ। कोई नहीं जाता था उस घर में। मैं एक वाहिद था, स्कूल से आके उस घर में कूदता था क्योंकि जिनकी बॉलें जाती थी कोई लेने नहीं जाता था। बॉलें फिर वहाँ मिल जाती कैरियाँ लगी होती थी, वहाँ पर ये आपके अमरूद लगे होते थे, सब तोड़ के लाता था। तो मैं ऐसी जगहों पर टारगेटेड जगह हो जाता, लेकिन कुछ शरारतें करना, लेकिन हाँ ये कि कोई चीज़ में वैसे करना, वैसी शरारतें नहीं जो आजकल के बच्चे करते हैं ना, वो वाली नहीं थी कि वैसी typical कोई किस्म की। शरारतें नहीं, लेकिन- नहीं, मगर टारगेटेड चीज़ें होती थी, जिसको टारगेट कर लिया बस उस काम में करना है, और ख़ास तौर पे जहाँ डर लगता था उस काम को करते। अच्छा हाँ, ये वैसे पहले बड़ा बातें इस तरह की होती थी कि इस जगह असर है, इस जगह वो है, जाना नहीं, बहुत होता था। कोई घर बंद पड़ा हुआ है, खाना खा फैला देते थे जी असर है असर है, लेकिन हम तो डरते थे, हम क्यों झूठ बोले। नताशा आपका बचपन जब बहुत छोटी थी आप, जी। कितने साल की थी, इतने साल की थी तो कैसी थी आप? मुझे एक्चुअली तो याद नहीं कि मेरा कैसा था बचपन में, जो सुना है तो बहुत शरारती थी। बहुत शरारती थी तो बंदे को याद तो रहता होगा। और हमने क्या क्या किया? मतलब बहुत बार गुम हुई हूँ मैं। घूम हो गई? हाँ, बहुत बार हुई हूँ। अच्छा, 3, मिलने के बाद 4 आपके साथ क्या होता था? जब आप मिलती थी तो आपको मार पड़ती थी या प्यार होता था? प्यार मिलता था मुझे। हमारे यहाँ तो ये था, क्योंकि, खो के मिलो ना तो उसके बाद और पिटते थे। हमारे यहाँ क्योंकि ये जब था। मैं क्योंकि रिकॉर्ड है मेरा, मैं 3 दफ़ा गुम हो चुकी हूँ बचपन में। तो जब मस्जिद में ऐलान वगैरह हुआ था, तो तो जब इतना खतरनाक वाला खो गई थी कि ऐलानात हो गए थे? बिल्कुल। और उस टाइम पे मेरी मदर बताती है मुझे कि उन दिनों में बहुत ज़्यादा बच्चों को किडनैप किया जा रहा था। उनको क्योंकि हाथ पकड़ के नहीं रहती थी, क्या मसला था? मुझे बेसिकली जो है ना वो पसंद होते थे, कलर से मैं बहुत अट्रैक्ट होती थी। बच्चों को कलर्स पसंद आते हैं ना, कलर रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं। तो वो ये कि ज़ाहिर बात है कभी अम्मी ने नहीं ख्याल किया होगा और मैं निकल गई होंगी घर से। तो जब मुझे मतलब मैं जब चली गई थी तो वहाँ पे कॉलेज की गर्ल्स ने उन्होंने मुझे उठाया था
एंड देन मस्जिद में जब ऐलान हुआ, जब मेरे बाबा आए मुझे लेने, तो मैं बाबा से सवाल कर रही थी अकॉर्डिंग टू देम कि आप कहाँ चले गए थे। ये मैं खुद खो गई थी, बट मैं उनसे क्वेश्चन कर रही ये लकी वाले बच्चे थे, वरना अगर हम मिलते तो सोहेल भाई बड़ा कि गायब कैसे हुए हैं, गए क्यों। मेरे फादर ऐसे थे, यानी मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं क्या दादा इतने सख्त थे तो आप इस टाइप के हैं, इतने गुस्से वाले हैं, इतने लड़ जाते हैं। हमारे फादर ये थे कि अगर कोई सौदा लेने जा रहा हूँ तो अगर लेट हो गई तो पूछते थे कि कहाँ गए थे, फलां जगह, 5 मिनट जाने के, 5 मिनट आने के, 5 सौदा लेने के 15 मिनट, ये तो मैं 20 मिनट कैसे हुआ, रश था, वापस आ जाते। इतनी सख्ती होती थी। अच्छा सोहेल भाई, हम लोग पिटते हमारे थे, दौर। और अब जो हमारे अब्बू हैं वो हमारे बच्चों को लेके बड़े वो हाँ जाते हैं जी, नरम, बिल्कुल, बिल्कुल, है, ऐसे ही। हाथ नहीं उठाओ। मेरी हमें अपनी वालदा उस तरह मारा है, बिल्कुल हम बिल्कुल यहाँ ऐसे ही। बैठ के क्या बताएं। और ये तो बड़ी लकी बच्चे हैं कि भाई गुम होने के बाद प्यार मिल रहा है। हम तो पहले 10 मिनट पिटते कि गुम क्यों हुए थे। और भाई तुम लोग कोई पिटाई नहीं लग रही ना, बड़ी तुम लोग लकी बच्चे हो। नहीं तुम्हारी तो लगती है मम्मी से, वैसे अम्मी लगाती हैं। आप हुई हैं कभी गुम, वैसे गायब हुई हैं कहीं? नहीं, गायब नहीं हुई कभी भी। कभी गायब नहीं नहीं, हुई? बिल्कुल कभी पिटाई नहीं लगी, कुछ नहीं लगी? पिटाई नहीं लगी, डांट पड़ी है, पिटाई नहीं लगी। अच्छा, ये डांट तो बड़ा हमारे यहाँ प्यारा अल्फाज होता है, डांट। अच्छा मौसम भाई, अदम बर्दाश्त। बहनें जो है ना ज्यादा। अच्छा मैं एक और बताऊँ, मैं शादी के बाद भी पिटा हूँ अपनी शादी के वालदा बाद भी से, पिटा? चप्पल से पिटा हूँ मैंने, मगर और अम्मी मारती थी ना, जब हम एक्सरसाइज तो करते थे बड़े, तो लगती नहीं होगी? हमें तो नहीं लगती। मैं अम्मी से पूछते थे, अम्मी आपको नहीं, गुस्से में मारती थी, बाद में पूछते थे आपको तो नहीं लगी, तो मैं अपनी शादी के बाद तक पिटा हूँ। तो क्या ऐसा कर रहे थे सोहेल भाई जो बस पिट वो गए आप? अपने तंग कर दिया किसी को, 1 मिनट में हाथ छोड़ देते, मजाक में मार दिया, लग गया, तो उधर से अम्मी का आता था या चप्पल आती थी उधर से। तो मकसद कहने का ये कि वो हम अपनी ऑनर समझते थे हाँ, यार, शायद वैसे आजकल वो पिटाइयों ने हमें बड़ा बहुत सी चीजों से रोक के बहुत सही रखा। तरबियत। पतंग छत पे उड़ा रहे हैं चढ़े हुए, अब्बू ने कहीं से आगे देख लिया, अब्बू ने वहीं लटका दिया कि तुम वैसे गिरो मैं ही फेंक दूंगा, तो उसके बाद फिर पतंग नहीं मुझे उड़ी। तो अच्छी तरह याद है, वो एक दफा शबे बारात में, पहले गलत बात होती है, पटाखे नहीं फाड़ने चाहिए, पटाखे लेने चले गए थे, वो अब्बू वहां से पकड़ के लाया और फिर हर पटाखा कमर पे बजा था। आप यकीन माने कौन सा पटाखा नहीं था जो मेरी कमर पे नहीं बजा था। लेकिन ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है। मैं ये नहीं कहता कि मार मार के कोई आप बच्चों को लहू लहान कर दें, लेकिन ये तरबियत का हिस्सा होती है। और अभी भी कहीं ना कहीं बच्चों को इस नज़र से देखना चाहिए कि वो किसी गलत एक्टिविटीज़ में ना लगे। मोहसिन भाई, अदम बर्दाश्त पे बात हो रही है, बहुत से लोग रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे ये कहते नज़र आते हैं मेरा रोज़ा है, मेरा मुँह नहीं लगना, ये नहीं लगना। ये जो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, इससे रोज़े पे फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात, जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया रोज़ा ढाल है, और अगर तुमसे कोई गलत बयानी करे या तुम्हें कोई इस तरह की बात करे तो बर्दाश्त के लिए को फरमाया, तुम उससे कह दो कि मैं रोज़े से हूँ भाई, मुझसे आप इस तरह की गुफ्तगू ना फरमाएं। अच्छा, लोगों ने इस हदीस को, जो इसका मफहूम है, उसको दूसरे कंसेप्ट में ले लिया, यानी कि जताने के तौर पर ले लिया कि भाई मैं रोज़ेदार हूँ, यानी मैं बहुत इबादत गुजार हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई इबादत गुजार नहीं, लिहाजा मैंने इबादत कर रहा हूँ, तो इस वजह तुम ज़रा खामोश रहो, मुझसे बात नहीं करो। नहीं, इसका मतलब ये था कि कोई बदकलामी ना हो जाए, कोई बदतमीज़ी ना हो जाए, क्योंकि रोज़ा नाम है बर्दाश्त करने का है। भूख बर्दाश्त करते हैं, प्यार बर्दाश्त करते हैं, लोगों की बातें बर्दाश्त करते हैं, यही तो बर्दाश्त करना है। मिसाल के तौर पे घर में फ्रिज रखा हुआ है, घर में सोहेल भाई कोई जो नहीं अकेले हैं, सामने फ्रिज से पानी पी सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं पी रहे? क्योंकि बर्दाश्त करना अल्लाह का हुक्म है। तो यही तो बात समझने की है कि अदम बर्दाश्त की जो ताकत है, इसको ख़त्म करने के लिए रोज़ा ही है कि जो आपको बताता है कि भाई आपने बर्दाश्त करना। और आपने जो सवाल किया कि भाई रोज़े में, तो इसमें याद रखिएगा कि आपका लहजा, आपका सलीका और आपकी नीयत, ये 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जब आप बात कर रहे होते हैं। कि क्या आप इसलिए कह रहे हैं कि आगे ज़्यादा तनाव ना बढ़े, या इसलिए बता रहे हैं कि मैं इबादत गुजार हूँ, या रियाकारी कर रहे हैं। अगर रियाकारी कर रहे हैं तो याद रखिए जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। और लेकिन अगर इसलिए कर रहे हैं कि मैं और बर्दाश्त करके लोगों से वो तनाव या फैलाव ख़तरनाक ना हो जाए, तो फिर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हदीस है। और ये चीज़ भाई, रोज़ा है ही बर्दाश्त करना। तो आप ये चीज़ अंदाज़ा लगाएं ना। अब ये बात तो मोहसिन भाई ने की, मैं इस सेंस में बता रहा था कि बहुत से लोग इस चीज़ को एहसान के तौर पे जता रहे होते हैं। तो मेरे भाई, न अल्लाह को आपके रोज़े की ज़रूरत है, न अल्लाह को आपकी इबादत की ज़रूरत है। ये आपका इम्तिहान है जिसमें आप फेल हो जाते हैं ये बात कह के यार मेरा तो रोज़ा है। तो भाई रोज़ा रखा है, अल्लाह के लिए रखा है, लेकिन उसमें बर्दाश्त करें। अब वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे सेट पे मौजूद है कोलगेट। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत हो जाए स्ट्रॉन्ग, तो आप कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन जैसा म्यारी टूथपेस्ट दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। इसका कैल्शियम बूस्ट फार्मूला आपके दांतों में कैल्शियम की कमी को दूर करता है और आपके दांतों को बनाता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब दांत होंगे स्ट्रॉन्ग तो आप बनेंगे स्ट्रॉन्ग। हमारा आज का मौजू जिस पर हम बात कर रहे हैं, अदम बर्दाश्त। मोहसिन भाई,
अपने अंदर बर्दाश्त लाने का तरीका है कोई कि हम किस तरह बर्दाश्त ला सकते हैं? क्योंकि ज़रा सी बातों पे तो हमें गुस्सा आने लगता है, हम बहुत शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। तो तरीका क्या है कि अगर हम चाह रहे हैं कि अपने अंदर बर्दाश्त देखिए लाएं? जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात। सबसे पहली बात तो ये कि जब आपको ऐसा लगे कि अब बर्दाश्त की क़ुव्वत ख़त्म हो रही है, तो आप सबसे पहले तो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपको जैसे मिसाल तो गुस्सा आ रहा है तो आप पानी पी लें फ़िज़िकली तौर पे, और अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो थोड़ी देर आप आराम कर लें। ये तरीक़ा है। दूसरी बात, हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के लिए सब्र ऐसा ही है जैसे बदन के लिए सर। मिसाल में अगर सर ना हो तो बदन का कोई काम नहीं होता। इसी तरह ईमान की अगर आप मुकम्मल करना चाहते हैं या ईमान की बेहतरी चाहते हैं तो उसी तरह सब्र भी उसके लिए ज़रूरत है, ताकि आपके ईमान को तकमील मिल जाए। बिल्कुल जी, ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं, आपको इस चीज़ पे बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक हमारे यहाँ ये भी इशू बहुत बढ़ गया है कि अब बर्दाश्त ना होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब कहीं मर्दों में प्रॉब्लम होती है तो कहीं औरतों में प्रॉब्लम होती है। फिर उस तरफ से हम ये देखते हैं कि फैमिलीज़ भी अब इस चीज़ को सपोर्ट करने लगी हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात, हम अगर इस्लामी हिस्ट्री को या इस्लामी तवारीख़ को उठाकर देखें तो मैं समझता हूँ कि आज हमने अपने बच्चों को जो निकाह की अहमियत या तलाक़ के नुक़सानात, जब तक हम उनको आगाह नहीं करेंगे किसी भी, तो फिर माशी मसाइल आपके सामने आते रहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, अल्लाह का अर्श हिल जाता है, हदीस में आता है जब कोई शख्स तलाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाता है। लेकिन अगर आप देखें कि रेशो क्या है, नाउज़ुबिल्लाह, ना औरत के लिए ना मर्द के लिए, ऐसा हो गया जैसे कोई आम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें फैमिलीज़ भी सपोर्ट करने लगी हैं ना, चाहे वो मर्दों की हो चाहे वो औरतों की। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ। देखें, सबसे अहम बात, घर जोड़ना सीखें। क्या होता है कि या तो हसद में कह लें या फिर इस माशी निज़ाम को देखते हुए लोग कहते हैं कोई मसला नहीं, क्या होता है। ये आपने कैसे बात कर दी? अगर एक रिश्ता नाउज़ुबिल्लाह टूटता है तो एक रिश्ता नहीं टूटता, पूरा ख़ानदान टूटता है। तो आपको सबसे पहले तो मैं मिसाल देता हूँ, जब पहले लड़कियों की शादी होती थी, ये भी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन होता है कि भाई अब आना तो ऐसे नहीं आना, बल्कि वही तुम्हारा घर है, ये समझा। लेकिन आप कहते हैं कोई मतलब हम बैठे हैं। अच्छा, इस पे दो चीज़ ये होती है कि भाई ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत जुल्म कर रहा है, चाहे लड़का है लड़की, तो उस पर आप बर्दाश्त करते हैं। ये चीज़ बनाई इस वजह से गई है, ये चीज़ जायज़ है, लेकिन अल्लाह ताला को शदीद नापसंद है। और इसकी बड़ी वजह होती है अदम बर्दाश्त, कि कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जुल्म बर्दाश्त करते रहे कोई किसी को कर रहा है, लेकिन कोशिश करें कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें, और फैमिलीज़ को भी चाहिए कि इस चीज़ पर सपोर्ट करें। सुहेल भाई, बात जहाँ सब्र की होती है, तो हमारे यहाँ अगर हम फिटनेस लाइन में देखते हैं तो सब्र नहीं है। हम आपके पास आते हैं और कहते हैं सुहेल भाई 2 महीने में बॉडी बन जाए, तो सुहेल भाई 2 महीने में बॉडी बन जाती है? ये जो हम इतने अच्छे बॉडी बिल्डर्स देखते हैं, अच्छे फिटनेस ट्रेनर देखते हैं, 2 महीने मांगते हैं हम सिर्फ। नहीं, देखें 2 महीने, फिर देखें वही बात आ गई आपकी। अब उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? जो 2 नंबर टीचर उस्ताद बैठे हैं, वो जो स्टीरॉयड और इंजेक्शन बेच रहे हैं, जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उन पर नज़र रखें। अच्छा, एक तो स्टीरॉयड है, एक तो वो है ही नुकसानदेह, वो भी 2 नंबर भी नहीं, 3 नंबर जो घर में यहाँ पर बन रहा है, कहीं यहीं औरंगी टाउन मुल्तान में। अब ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, जान से खेल लें। आपने कभी सुना नहीं होगा, हमारे यहाँ सुनने में आता है अक्सर, ये कच्ची शराब पी के मर गए लोग, अक्सर खबरों में सुनते हैं। बिल्कुल ठीक है, कभी हमने नहीं सुना कि बाहर कोई पी के मर गया। नुकसान उसके भी हैं, नुकसान, मगर यहाँ हमारा वाला मर जाता है कच्ची शराब पी के, वो नहीं मरते। वजह आप, एक तो ये भी गलत, वही मिसाल दूंगा, एक तो स्टेरॉइड, ऊपर से 2 नंबर। अच्छा, 2 महीने की जो बात की है ना आपने, यही प्रॉब्लम है। देखिए 2 महीने में तो मसल मैच्योर नहीं होता, उसे सालों चाहिए मसल मैच्योरिटी के लिए, जो एक तो आते हैं जो। और जहाँ तक आप बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, एक आपको बताऊँ, बॉडी बिल्डिंग जो करता है ना, जो रियल होता है, जो ये इंजेक्शन वाले ने जिन्होंने की है, उनमें बर्दाश्त क्यों होती है कि वाहिद खेल है जिसमें आपको अपने आप से लड़ना है। मैं 2 किलो से करूँ, मैं 200 किलो से करूँ, मुझे रोज़ जाके अपने आप से लड़ना है। मैं अपने आप को जीतूंगा तो ही मैं कर सकता हूँ। हर खेल में सामने अपोनेंट है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बॉक्सिंग है, इसमें वाहिद आप ही मुकाबला करना है। वेट रखा है, आप 2 किलो से करें, आप 20 किलो से करें। अच्छा सुहेल भाई, ये एक मसला हमारे यहाँ, ये जो बहुत बड़ा आपने बताया है कि ये जो चले स्टीरॉइड्स तो एक तरफ कर देते हैं, है ही गलत। प्रोटीन शेक्स ठीक है, फेयर इनफ, या सप्लीमेंट्स हैं, सुहेल भाई वो भी 2 नंबर आ रही हैं। अभी हम कैसे पता लगाएं, हम कैसे अंदाजा लगाएं 1 नंबर है 2 नंबर है? देखिए प्रोटीन शेक, आपने सोच लिया ना कि प्रोटीन शेक, जो आप प्रोटीन शेक में है क्या, उसका फॉर्मूला पे रिसर्च कर लें, आप घर में बना सकते हैं। कोई प्रोटीन शेक, कोई उसमें कोई खास चीज़ डलती है क्या? यहाँ लोग अब वेट गेनर, मैंने एक ज़माने में एक बहुत मशहूर पुराना बॉडी बिल्डर था, उससे एक सवाल किया था, आपको जो वेट गेनर बाहर बनता है, ये जो हम लोग बटे खाते हैं, जिसे हम मौजूदी कहते हैं, ये इसको सुखा के उसके पाउडर से बनता है। ये
आप फॉर्मूले पे जाएं और आप खुद बनाएं घर में। प्रोटीन शेक कौन सी ऐसी चीज़ है, आप बुक्स मौजूद हैं उसमें होममेड प्रोटीन शेक है, लेकिन हमें मेहनत नहीं करनी ना, तो प्रोटीन शेक आपको जरूरत नहीं, लेकिन हमें चाहिए इंस्टेंट हर चीज़ के बाद डालें, घुमाएं और पी जाए। तो हम जब थे हम करते थे, हम घर में बनाते थे, हम अपने साथ केले डाले, उसमें अंडा डाला, उसके अंदर हमने साथ और 2-3 चीज़ें बादाम डाल दी डाल के चने उसको बना के हमने वही शेक, वही इंग्रेडिएंट्स है सारे। जिस चीज़ में प्रोटीन मौजूद है उसको आप ग्राइंड करके पी लें, वो बन गया प्रोटीन शेक आपका। ठीक है, ये हाँ, वरना ये हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या चीज़ इस्तेमाल करें क्या ना करें। वैसे सोहेल भाई ने अच्छा आइडिया दिया है कि भाई अपने घर में बना लें अगर आपको बनाना है, और जाके उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें, वो इंग्रेडिएंट लाके खुद बना लें। क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी लेकिन वो खैर है। अच्छा नताशा, बात हो रही है अदम बर्दाश्त के हवाले से, आप क्या समझती हैं कि अभी जो इस वक्त में बच्चे हैं इन्हें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किन चीज़ पे पेरेंट्स को और टीचर्स को भी फोकस करना चाहिए? उनके बिहेवियर पे बहुत ठीक है। ज़्यादा, बिकॉज़ पढ़ाई तो चलती रहती है, करिकुलम आपका स्कूल में भी कवर हो जाता है, फिर बहुत सारे पेरेंट्स जो है बच्चों को ट्यूशन्स भी भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन है पेरेंट्स की तरफ से वो होनी चाहिए। और एक और चीज़ है कि इस्लामिक स्टोरीज़ ऑफ आवर प्रॉफिट्स, ये बहुत होना चाहिए। जैसे हम जब मेरे नाना थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, तो वो जब हमारे साथ बैठते थे तो हमारे सारे जितने भी ननियाल है, मामू, तो वो लोग बैठ के हमें कससुल अंबिया की स्टोरीज़ बुक थी, उसमें सारे अंबिया कराम की कहानियाँ लिखी गई हैं, तो वो हमें सुनाते थे। तो उससे ना हम रिलेट करते थे, हम थोड़ा सा दीन भी है साथ में दुनिया भी है। तो पेरेंट्स को बच्चों को दीन दुनिया दोनों को साथ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल अपने जैसे स्पाइडरमैन, मार्वल, उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं बच्चे। तो मेरा ये मानना है कि हमारे प्रॉफिट्स जो हैं दे आर मोर देन दीज सुपर हीरोज जो हमें टेलीविज़न या इंटरनेशनल स्क्रीन्स पर नज़र आते हैं। क्यों ना हम एज मुस्लिम हमारी कौम की तरक्की इसी में कि हम अपने रिलीजन के जो हमारे इंस्पिरेशंस हैं, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, हम उनकी कहानियों को सीखें, उनकी जर्नी से सीखें, उनकी लाइफ जर्नी से सीखें। अच्छा, स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ तो डेफिनेटली किया जाता है, और मैं ख़ुद करती हूँ एज एन एजुकेशनिस्ट। मैं ज़रूर, मेरी कोशिश होती है कि एवरी डे लेसन टाइम से पहले सुबह बच्चों, बिकॉज सुबह बच्चों का थोड़ा माइंड अवेक होता है, फ्रेश होते हैं बच्चे, तो हम उनको कभी इफ्तारी की दुआ सिखा दी, कभी सहरी की दुआ सिखा दी, किसी दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस उनको सुना दी, किसी डिफरेंट प्रॉफिट्स की, तो उनको ये एहसास होता है कि हाँ हमारा रिलीजन बहुत ज़बरदस्त है और वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम। बिल्कुल जी, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और स्कूलों में बिल्कुल, और भी स्कूलों में अल्लाह करे ऐसा होता हो, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि बच्चों को एक्चुअल पता होना चाहिए और रियल हीरोज़ कौन है वो उन्हें पता होना चाहिए। सोहेल भाई, कोई मैसेज देखने वालों के लिए? मैसेज में इसमें अदम एतमाद का, तो जो अदम बर्दाश्त जो है इसमें, जो मैं समझता हूँ कि हम सबसे पहले अपने से कमतर, अपने से कमज़ोर, मैंने आपको जैसे बताया कि लास्ट कैंसर जर्नी से निकला, ये तो मैं हमेशा ये अपने वाले समझाता हूँ कि अपने से कमज़ोर या अपने से हर लिहाज से कम उसको देखें, अपने से ऊपर को नहीं देखें। बिल्कुल हो ये गया है माशरे में हमारे कि हम इतनी चीज़ों में उलझ गए हैं कि हमें चाहिए हर चीज़, और जब दूसरे के पास है हमारे पास नहीं है। और जो सबसे बड़ी, जो इन्होंने अभी नताशा ने बात की, बड़ी अच्छी, माँ बाप का अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन ख़त्म हो गया है। आज मैंने देखता हूँ बच्चों को उठा के मोबाइल दे देती है माँ भी, 100% जान छूटेगी। अब वो लगा है उसमें, जो मूवीज़ देख रहे हैं हम, उसमें क्या दिखा रहे हैं, और गैंगस्टर्स, और उसमें लड़ाई मार कुटाइयाँ, और ये बच्चों में वही आ रहा है। तो अब इसका तो हल हमारा ये कि हमें एक माशरा बनना पड़ेगा। सही, सबको मिलके इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और ये ब्लेम गेम से भी जान छुड़ानी होगी। जैसे नताशा ने एक दफ़ा कहा था कि जी वो कहता है तुम्हारा बच्चा, वो कहता है तुम्हारा बच्चा, भी दोनों का बच्चा है, और फिर जब आप सब मिलके इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी चेंज आएगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस नशिस्त में आए। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, अपनी अपनी फील्ड में इसी तरह अच्छा काम करते रहें। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू अदम बर्दाश्त। मुफ्ती मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, जो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, हदीस पाक में ऐसे सब्र करने वालों की क्या शान बताइए? देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन मुसलमान बर्दाश्त करता है, यानी आप जिसको आप सब्र कह लें, तो जब वो सब्र कर रहा होता है
तो हुजूर फरमाते हैं जब जैसे वो सब्र करता है, जिस तरह दरख्त से पत्ते झड़ते हैं, इस तरह गुनाह उसके आमाल से झड़ना शुरू हो जाता है। तो मालूम ही चला कि आपका बर्दाश्त करना ये इतनी बड़ी आपके लिए रहमत बन जाता है कि एक गुनाह का आप माफ़ी मांगते तब माफ़ होते हैं, लेकिन अभी ऐसा अमल कुछ ना किया, आपने सिर्फ तौबा के लिए भी कुछ भी नहीं किया, बल्कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अच्छा मोहसिन भाई, बहुत सी दफ़ा लोग ज़ाहिर बचपन से उनकी ऐसी अपब्रिंगिंग हुई होती है कि वो उनके अंदर बहुत जल्दी रहती है, हर चीज़ में जल्दी रहती है, चाहे वो कोई गलत उसमें ना करो, लेकिन हर चीज़ में एक जल्दबाजी रहते हो। कहते हैं ना जल्दी का काम ज़्यादा शैतान का। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोगों की इस्लाह कैसे करें, देखिए कैसे उनकी इस्लाह की? बहुत अच्छी बात की। देखिए शहरी भाई, बात ये आप उनको अपने उस काम की तरफ राग़िब करें कि जो उन्होंने जल्दबाजी में किए हैं। आप उन्हें पता है तुमने जितने भी जल्दबाजी में काम किए उसका ज़रा मुवाज़ना करो, क्या वो काम पाया तकमील तक पहुंच जाए। मैं 99% कहूँगा कि ये जो जवाब नफ़ी में देंगे। क्यों? क्योंकि हदीस में हुज़ूर ने फरमाया है जिस काम में तुम जल्दबाजी करते हो, ये काम जो है इसमें तुम्हारे साथ शैतान दाखिल हो जाता है, और जब जिस काम में शैतान दाखिल हो जाए वो काम अकमल नहीं हो पाता, मुकम्मल नहीं हो पाता, बल्कि और इंसान परेशानी का शिकार हो जाता है। जल्दबाजी में हम कहते हैं कि यार ये खाना अच्छा बना रहे थे लेकिन जल्दबाजी में ख़राब हो गया, या कोई भी हम ऐसा काम करते हैं बोले यार मैं करता अच्छा लेकिन जल्दबाजी में चीज़ ख़राब हो गई। तो याद रखिएगा जल्दबाजी में जो काम की जाए वो ख़राब हो जाए, लेकिन इतना भी देर ना कर दिया जाए कि एक किसी का ऑर्डर आपको देना है, आप बोले जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं आराम से बनाऊंगा। हाँ, तो पंक्चुअलिटी का हुक्म इसी वजह से तो कहा गया कि वक्त की पाबंदी करो। तो अब इसके लिहाज से क्या कि वक्त की पाबंदी के लिहाज से काम किया जाए, लेकिन उसमें जल्दबाजी ना किया जाए, क्योंकि ये अमल शैतान के अमलों में से एक अमल है। तो आप इसका इस्लाह से तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप उसे जिस काम में बर्दाश्त कर सकते हैं, देखिए जिसमें रोज़ा रखना है, आप उसे प्रैक्टिकली कोई चीज़ें कराएँ। नमाज़ पढ़नी है तो नमाज में जब वो 12 रकअतें ज़ोहर की होती हैं, उसे बोले 2 नफिल और पढ़ कर आओ, क्योंकि यकीन माने मस्जिद में बैठना ये मोमिन की अलामत है। लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे हैं फ़र्ज पढ़ते ही भागते हैं, बर्दाश्त ही नहीं होता। और जुम्मे की नमाज खत्म होती है खुतबा नहीं सुनते, ईद की नमाज का खुतबा नहीं सुनते। बिल्कुल, तो भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बर्दाश्त ही नहीं है। तो कुछ ऐसे कामों में उन्हें बर्दाश्त करना सिखाएं कि जहां उनके अंदर कुव्वत पैदा हो, टॉलरेंस की। मिसाल के तौर पे आप देखिए चंद बड़े बैठे होंगे तो वो भी चाहेंगे कि वो सुने नहीं बल्कि बात करना शुरू कर दें, तो आप उन्हें बताएं कि अदब आदाब क्या है। तो जब आप ऐसी अमलों के अंदर या महाफिल के अंदर उनको ये चीज़ें सिखाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ समझ। लेकिन दूसरी बात सबसे बताऊँ कि बर्दाश्त की कुव्वत आती कैसे है। असल बर्दाश्त की कुव्वत अगर आप फैमिली में हैं तो सबसे पहले आपके बड़े एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। हमारे यहाँ यही होता है, खाना देर से लग जाए तो नाउज़ुबिल्लाह उठा के प्लेट फेंक दी जाती है, नमक ज़्यादा पड़ जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। हमें ये जेस्चर दिखाना है, हमने सीखना है अपने नबी से, हमने सीखना है अपनी अल्लाह के रसूल की सीरत से। तो जब आप ये खुद अमल करना शुरू, आपके बच्चों में बर्दाश्त आएगी, आप में बर्दाश्त आएगी। अगर आपका बच्चा है कोई लड़कर आया तो आपने कहा कि हाँ जाके मारो, तो मसला ख़राब हो जाएगा, बल्कि आपने समझाना है। तो बर्दाश्त की कुव्वत तभी पैदा होती है जब बंदा खुद कोशिश करता है। बिल्कुल जी। और कहते हैं ना सब्र का किया हुआ काम जो होता है ना वो हमेशा अच्छा होता है। मोहसिन भाई ने ये भी क्लियर कर दिया कि सब्र का मतलब ये नहीं कि आप वक्त निकाल दें, वक्त के ऊपर भी एक पाबंदी भी हम बात कर चुके हैं, पंक्चुअलिटी रखनी चाहिए। लेकिन जो लोग भी जल्दबाजी में जो काम करते हैं, जल्दबाजी किए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, जल्दबाजी में लिए हुए और स्टेप जो होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने अंदर सब्र लाएं, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये बात अल्लाह ताला ने कही कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो जब आपके साथ अल्लाह है तो फिर आपको किस चीज़ की टेंशन है। जल्दी में जो भी आप फैसले करते हैं, काम करते हैं, वो ज़्यादातर गलत होते हैं। तो कोशिश करें अपने अंदर सब्र लाएं। हमारी निशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।